सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करेंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पे। ये पूर्वी भारत की तो पहली है, पर ये देश की छठी है। मतलब इस तरह से देश में ऑलरेडी 5 खगोलीय वेधशालाएं मौजूद हैं। कहाँ कहाँ पर है? लद्दाख, उत्तराखंड के नैनीताल में, राजस्थान के माउंट आबू में, पुणे के हिल्स पर, और एक तमिलनाडु के कवलूर में, और अब ये छठी बनी है पश्चिम बंगाल में। और इस वाली का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना भी किसने की है? सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, जो कि कोलकाता में आपको मिलेगा, उसी ने इसकी स्थापना की है। तो ये हमारा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे देश की पूर्वी क्षेत्र की पहली, अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला या देश की छठी वेधशाला ये कहाँ पे खोली गई? तो पश्चिम बंगाल में। अच्छा, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना की किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा प्रोजेक्ट 17A। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 15 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया या उनका उद्घाटन किया, जिसमें से 2 जहाज जो युद्धपोत है उनके नाम है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। एक पनडुब्बी, एक सबमरीन है, उसका नाम है आईएनएस वागशीर। तो इन तीनों का निर्माण किया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने, जिसमें आईएनएस नीलगिरी ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बना है। आईएनएस सूरत ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बना है, और आईएनएस वागशीर प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना है। तो ये तो हमारी क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में चल के मैं आपको बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारी नौसेना के, जो हमने पढ़े यहाँ पे। एक तो भारतीय नौसेना का ये प्रोजेक्ट 15B, देखो ये 2011 में शुरू हुआ था, और इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर या विध्वंसक जहाज ये तैयार किए गए, जिसमें हमने अभी देखा आईएनएस सूरत, इसे लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले के 3 थे, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगांव और आईएनएस इम्फाल, और अभी चौथा हो गया इसमें शामिल आईएनएस सूरत। निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट 75 की भी बात की, 2005 में शुरू हुआ था। फ्रांस की सहायता से इसमें निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जा रही है। 6 कौन कौन सी? तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। और एक हमने देखा प्रोजेक्ट 17A, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 7 जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें पहला जहाज है आईएनएस नीलगिरी, ये इसको भी शामिल किया गया। और इसमें 7 में से 4 तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई बनाएगा, बाकी के 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 तरह के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 2 जहाज और एक पनडुब्बी की बात की, उनको मैंने डिटेल में भी आपको समझा दिया, सारे नाम हमने देख लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा भार्गवस्त्र। तो अभी स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का अभी 12 और 13 जनवरी को गोपालपुर सिवार्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की वायु रक्षा और निर्देशित मिसाइल स्कूल और केंद्र ये गोपालपुर उड़ीसा में है, और इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। किसने बनाया इसको? नागपुर की सोलर ग्रुप की एक सहायक कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। मतलब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कहीं देखा होगा, एक साथ बहुत सारे ड्रोन हमला कर देते हैं। तो ऐसे झुंड के जो ड्रोन हमले हैं उनके खिलाफ ये सिस्टम तैयार किया गया है। तो ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया है जिसको बोला माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ये सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली, ये एक साथ
64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। मतलब एक साथ 64 जो हमला करने वाले ड्रोन है उनको ये ट्रैक करेगा और उनका पता लगाने के बाद 16 सेकंड के भीतर उन लक्ष्य को नष्ट भी कर देगा। और कितनी दूरी से ये उनका पता लगा लेगा, इसकी रेंज कितनी है, 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। ये जो झुंड ड्रोन होते हैं ना, इनको स्वार्म ड्रोन भी कहते हैं। स्वार्म मतलब झुंडी होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने अभी 14 जनवरी को 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। ये पेंशन 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही 3 और राज्य हैं जो ऑलरेडी आपातकाल के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों को पेंशन दे रहे हैं। वो राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। अब चौथा राज्य बन जाएगा इस तरह की पेंशन देने वाला उड़ीसा। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को। हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं भारत में 1.6 लाख सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। तो दुनिया में इस तरह से ये तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। अच्छा, 16 जनवरी को ये स्टार्टअप दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को ही। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पहली बार इस दिन को हमने 2022 में मनाया था। अच्छा, ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है ना, एक बार तो एग्जाम में इसकी डेट पूछी गई थी और एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था किस मंत्रालय के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को, इस पहल को लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। तो इस पहल का, इस इनिशिएटिव का वैसे उद्देश्य क्या है? नवाचार व स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो मकर विलक्कू उत्सव ये हर साल केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है मकर विलक्कू उत्सव। इसका मुख्य आकर्षण एक आकाशीय प्रकाश का दर्शन है जिसे मकर ज्योति या मकर विलक्कू के नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये प्रकाश स्वयं भगवान अयप्पा का दिव्य स्वरूप है। वैसे तो ये त्योहार 7 दिनों तक चलता है और गरुथी नामक अनुष्ठान के साथ ये समाप्त होता है। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर KS चौहान। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज और इसको लिखा है डॉक्टर KS चौहान ने। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय विज्ञान मौसम विज्ञान के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मिशन मौसम। तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये अपना 150वां स्थापना वर्ष मना रहा है और अभी इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मिशन मौसम को शुरू किया है जिसका उद्देश्य है मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान में भारत के अनुसंधान और विकास दक्षता को मजबूत करना और देश को मौसम के प्रति तैयार करना और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना। तो इस मिशन की जो अवधि रहेगी, जो समय रहेगा, वो 2 वर्ष का रहेगा। इसमें कितना खर्च होगा? 2000 करोड़ रुपए। अच्छा, वैसे इसके अलावा मोदी जी ने इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। बाकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई थी और मैंने आपको बताया था यहाँ से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना जब हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अभी वर्तमान में मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हमने बात कर ली, अगर पूछूं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जिसकी स्थापना होती है 1950 में।
तो ध्यान रखना ये मिशन मौसम है। और हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पहली बार अभी रिपब्लिक डे पर अपनी झांकी भी प्रस्तुत करेगा। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा नवी मुंबई में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। ये इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक भी होगा। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। 9 एकड़ में बना ये जो मंदिर है ये 12 साल में बनकर तैयार हुआ है और इसमें जो लागत आई है वो करीब 170 करोड़ रुपए है। अच्छा, इस्कॉन मंदिर से एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एक्चुअली। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न था एग्जैक्ट। तो आंसर हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। कब? 1966 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। वैसे इस्कॉन आपने बहुत बार सुना होगा। इस्कॉन की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो याद रखना, अभी मोदी जी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो आंसर होगा कहाँ? नवी मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने काशी तमिल संगम 3.0 का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अभी इन्होंने नई दिल्ली में काशी तमिल संगम के तीसरे चरण और केटीएस पोर्टल को भी शुरू किया है। तो ये अब तक का तीसरा काशी तमिल संगम है। जो पहला काशी तमिल संगम का आयोजन है वो 2022 में हुआ था और इस बार की जो थीम है वो सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान पर निर्धारित है। और याद रखना, इसका जो आयोजन है ये शिक्षा मंत्रालय ही करता है और इसका आयोजन तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इस बार इसका तीसरा संस्करण है। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इसका जो पहला और दूसरा संस्करण है वो वाराणसी में हुआ था 2022 और 2023 में। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके मुझे और इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अगर इन वीडियोस से, इस कंटेंट से आपको सपोर्ट मिलता है तो। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर करिएगा। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में अभी किसे सूचीबद्ध किया? पश्चिमी घाट। फिर पूछा भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी। फिर पूछा अभी कौन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा। और केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया? पल्ले गंगा रेड्डी को। और दिसंबर महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। किसने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता? FC बार्सिलोना। चर्चा में रही इर्रा जादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? झारखंड। और अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का भी सफल परीक्षण किया DRDO ने। और आखिरी प्रश्न था इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भी नाटो समिट 2024 कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।